Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO5 जो कि है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, उसका एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन बेसिस के बारे में जिनके थ्रू आपके जो कॉस्ट है उसको क्लासीफाई किया जाता है। कॉस्ट यानी कि खर्चा। तो कोई भी कंपनी या फिर फैक्ट्री या फिर कोई भी आपका प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, इवन आप और हम भी बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए क्या करते हैं, खर्चा करते हैं और उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो जो कॉस्ट होती है उनको किस बेसिस पर आपका क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। दैट इज माय गारंटी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। And this topic has been chosen from unit number 2. This is the part 1. बाकी के जो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं वो भी लेकर आऊंगा जल्दी ही। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड उसके लिए थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत आप कीजिए एंड इट्स वेरी इजी टू स्कोर 70% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन था जून 2018 एग्जाम में आया हुआ 20 मार्क्स का, वो यही था, आइडेंटिफाई द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड अंडर ईच बेस। तो आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से आपके बेसिस होते हैं जिनके थ्रू आपका जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है उसको क्लासिफाई किया जाता है, और हर एक बेस के अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसके कौन कौन से टाइप अवेलेबल होते हैं उनको आपको बताना है और उनको एक्सप्लेन करना है। ओके, मिशन इज 70% इन एग्जाम, सो डू रिमेंबर दैट। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि कॉस्ट क्या होती है। What is cost? This is a question from my end. If you know the answer, please do write in the comment box कि cost होती क्या है. What is cost according to you? I'll give an answer from my end. And you can see the answer on the screen. Cost is a sacrifice of resources. It expresses the amount of money that is spent on the production or creation of a good or service. तो किसी भी गुड को बनाने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए, सेम किसी भी सर्विस को रेंडर करने के लिए आपका जो भी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया जाता है वो बेसिकली कॉस्ट कहलाता है। आई रिपीट, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में या फिर क्रिएशन में या फिर आपकी कोई भी सर्विस को रेंडर करते टाइम पर जो भी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया जाता है वो आपका कॉस्ट कहलाता है। तो कॉस्ट एक तरह से क्या है, सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज। इट कैन बी टाइम, इट कैन बी मनी, इट कैन बी एफर्ट, इट कैन बी योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो कोई ना कोई चीज आपको क्या करनी है, सैक्रिफाइस करनी है। तो जब भी कोई रिसोर्स आप सैक्रिफाइस करेंगे तो वो आपकी कॉस्ट कहलाएगी। आपने बहुत सारे कॉस्ट की कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये सारे क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती। आई हैव गिवन यू अ जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट हियर व्हिच सेज if you are spending any money on the production or creation of a good or service, that is basically the cost. But this is a general meaning of the cost. According to different situation, according to time, according to firm, according to method, according to purpose, कॉस्ट का जो मीनिंग है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसीलिए जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, बहुत ही ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड और फ्लेक्सिबल टर्म या कॉन्सेप्ट, और इसका मीनिंग टाइम, वॉल्यूम, फॉर्म, मेथड और पर्पस के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं कॉस्ट के। आप सबने ये सुन रखी होंगी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट जो कि मटेरियल को परचेज करने के लिए की जाती है, लेबर कॉस्ट जो कि लेबर को आप पे करते हो मनी, वो लेबर कॉस्ट का पार्ट होती है, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये क्या है, एग्जांपल्स हैं कॉस्ट के, इनको याद रखिएगा। एंड आई एम श्योर कि आप एक नोटबुक मेंटेन कर रहे होंगे। अगर नोटबुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि आपको पॉइंट्स याद हो जाए। तो हमने डिस्कस कर लिया कॉस्ट होती क्या है और कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लिए। तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। जिनको भी नहीं पता कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस किस बेसिस पर आपका
जो कॉस्ट है उसको क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम नाम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम डिटेल में अपना पॉइंट बाय पॉइंट उनको जानेंगे। तो गाइज ये जो टोटल वीडियो है मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं अगर बात करूं तो जो क्लासिफाई किया जाता है कॉस्ट को वो 6 बेसिस पे किया जाता है। तो 6 में से out of the 6 bases I'll be discussing the initial 3 bases in this particular video, and I'll be discussing the remaining 3 bases in the next video that I'll be uploading today. So depending upon the purpose, cost can be classified on the basis of 6 different categories. तो purpose के according cost को आप 6 different categories में divide कर सकते हैं। तो 6 bases हैं जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, cost को classify करेंगे under different categories। अब कौन कौन से बेसिस हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू विच कॉस्ट इज रिलेटेड। तो जिस भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपका कॉस्ट इनकर की जा रही है उस फंक्शन के बेसिस पर आपका कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली बेसिस क्या है कॉस्ट को कैटेगराइज करने की या क्लासिफाई करने की, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू विच कॉस्ट इज रिलेटेड। याद कर लीजिए इसको। Now the second basis है हमारा classification का, that is on the basis of identifiability with jobs, product और services। तो जिस जॉब, प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए आपकी कॉस्ट इनकर की जा रही है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी बेसिकली क्या किया जाता है, कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो सेकंड बेसिस है आइडेंटिफिएबिलिटी विद जॉब्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज। तीसरा जो बेसिस है, थर्ड बेसिस, इन विच द कॉस्ट इज क्लासिफाइड, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी विच चेंजेस इन आउटपुट। तो जैसे जैसे आउटपुट आपका चेंज होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉस्ट हैं जिनमें चेंजेस आता है। तो जो वेरिएबिलिटी यानी कि जो चेंजेस होते हैं विद द चेंजेस इन आउटपुट, उसके बेसिस पर भी हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरिएबिलिटी विद चेंजेस इन आउटपुट। आउटपुट में चेंजेस की वजह से जो आपका कॉस्ट में वेरिएबिलिटी आती है यानी कि चेंजेस आते हैं, दैट इज द थर्ड बेसिस थ्रू व्हिच वी डिवाइड और क्लासिफाई द कॉस्ट। नाउ द फोर्थ बेसिस is association with product or time period. So we do classify the cost on the basis of association with product or time period. तो product के according और time period के according हम क्या करते हैं, उनको cost को associate करते हैं। तो इस तरीके से भी cost को classify किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, on the basis of association with product or time period. Now the fifth point is on the basis of controllability. बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि कंट्रोल की जा सकती हैं, बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर भी कॉस्ट को क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज द फिफ्थ बेसिस ऑन विच कॉस्ट आर क्लासिफाइड। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट बेसिस जिसके थ्रू हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग। यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है डेटा की, कॉस्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। तो देयर आर 6 bases under which we are classifying the cost. First is on the basis of functions to which costs are related, on the basis of identifiability with jobs, products or services, on the basis of variability with changes in output, on the basis of association with product or time period, on the basis of controllability, and last one is the on the basis of relevance to decision making. तो फटाफट इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज द फंक्शंस फॉर विच द कॉस्ट इज इनकर्ड। तो जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कॉस्ट इनकर की जाती है उसके थ्रू हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली 4 तरह की कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली आपकी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री ऑपरेशंस एंड आर एसेंशियल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट।
तो जो फैक्ट्री के ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कॉस्ट इनकर की जाती है, और जो कि प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल के थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो भी आपकी इंपॉर्टेंट कॉस्ट इनकर की जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट होती है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट लगेगी वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाएगी। These are also known as production cost. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हो। अब क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के? सो आई हैव इंक्लूडेड फ्यू एग्जांपल्स लाइक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। याद रखिएगा एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। Now the second type of cost in functionality basis we have administrative cost। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेकंड कॉस्ट आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एंड दीज आर दोज कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड ऑन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म। तो अपने फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कॉस्ट आपकी इनकर की जाती है फर्म के थ्रू वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहलाती है। अब कौन कौन सी कॉस्ट इसमें आती हैं तो हम एग्जांपल्स के थ्रू जान लेते हैं। जैसे कि आपका जो ऑफिस स्टाफ होता है उसको जो आप सैलरी प्रोवाइड करते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ऑफिस की जो बिल्डिंग होती है उसका आप रेंट देते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स जो हम ऑफिस फर्नीचर का कराते हैं, ठीक है, जो कि आपका डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स जो होती हैं ये रेगुलर चार्जेस होते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। Now, in fact, any expenditure which is not related directly to production, research and development, selling, distribution forms part of the administrative cost। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना तो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ना ही सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एग्जाम्पल आई हैव प्रोवाइडेड यू, एंड प्लीज डू रिमेंबर कि ये वो कॉस्ट होती हैं जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फर्म को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। एग्जाम्पल्स अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दी एग्जाम्पल्स प्रॉपरली। नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट या फिर थर्ड टाइप की जो हमारी कॉस्ट होगी जो कि फंक्शनैलिटी के बेसिस पर आपकी की जाएगी दैट इज द सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? तो सेलिंग कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स को सेल करने के लिए, सर्विसेज को रेंडर करने के लिए जो आपका बेसिकली हम कॉस्ट इनकर करेंगे वो हमारी सेलिंग कॉस्ट कहलाएगी। अभी हम बात करेंगे सिर्फ आपकी फिजिकल गुड्स की, सर्विसेज को हम अभी थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जांपल्स क्या है सेलिंग कॉस्ट के? कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन सैलरीज। तो सेल्समैन को जो आप सैलरी देंगे वो सेलिंग का कॉस्ट बनेगा आपका। वेयर हाउसिंग के लिए जो कॉस्ट आप इनकर करेंगे वो आपकी सेलिंग कॉस्ट होगी। एडवर्टाइजिंग होगी तो वो भी सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होगी। Now, the fourth category or the fourth type of cost we do have on the basis of functions, it is the distribution cost. तो सेलिंग के बाद आती है जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So distribution cost are those costs which are incurred on dispatch of finished product to customers, including transportation। तो जो प्रोडक्ट है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। तो अपने जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी आपका खर्चा किया जाता है, जो भी आपकी कॉस्ट इनकर की जाती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ही क्यों ना हो, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल्स क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के? क्या क्या चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में काउंट की जाती हैं? जैसे कि आपकी पैकेजिंग कॉस्ट हो गई, कैरेज कॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस अगर आप पे कर रहे हैं अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में तो वो भी आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट बनेगी। फ्रेट आउटवर्ड अगर आप कोई पे कर रहे हैं तो वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस we do have four different types of cost. First is the manufacturing cost, second is the administrative cost, third is the selling cost, and the last one is the distribution cost. Okay, I'm sure कि ये आपको points clear होंगे। Now let's proceed to the basis number 2, and that is the identifiability with jobs, products or services. Okay, identifiability with jobs, products or services. नाउ इसमें सबसे पहली तरह की कॉस्ट आती है डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो तरह की कॉस्ट इंक्लूडेड है। सबसे पहली है डायरेक्ट कॉस्ट।
अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? So direct costs are those costs which are major components of the finished product and which can be directly assigned to any particular product, job or process. तो ऐसी कोई भी cost जो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस के लिए असाइन कर सकते हैं, और जो आपके फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं अपना रॉ मटेरियल से, तो उसको बनाने में जो भी आपका खर्चा आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और ये आप कोई भी प्रोडक्ट हो, जॉब हो या प्रोसेस हो, उसमें डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कितना आपने डायरेक्ट कॉस्ट इनकर किया प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस में। नाउ जानते हैं अब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट कॉस्ट के। तो एग्जांपल्स आर रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल और कंजम्पशन एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा, जो कि आपके फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए हेल्प करेगा। एंड रॉ मटेरियल जो होगा उस पे जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। लेबर को आप जो भी आप पैसे पे करोगे वो भी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। फ्यूल और पावर जो होगी फैक्ट्री की, उस पे आपका जो भी खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। नाउ बात करेंगे सेकंड टाइप की कॉस्ट, जो कि आपकी बेसिस ऑफ आइडेंटिफिएबिलिटी पे होती है विद द जॉब, प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर बेसिकली दोज कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी असाइन्ड टू एनी particular product, job or process. These costs are also known as overheads or on cost and are usually incurred for the business as a whole and are allocated to various product manufactured in the factory on some reasonable basis. तो गाइज डायरेक्ट कॉस्ट का अपोजिट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस के लिए डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। इन कॉस्ट को हम ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं, ऑन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जितने भी आपका बिजनेस में एक्टिविटी होती है सब पर आपका क्या है, एक रीजनेबल बेसिस पर इनको अलोकेट किया जाता है। अब बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो प्रोडक्ट्स बनाने में सिर्फ ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपका रॉ मटेरियल, लेबर या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लगेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका आपका सेपरेट चार्ज होता है और जिनको आप एक प्रोडक्ट या एक जॉब या फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अलाइन नहीं कर सकते। वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक एक पर्टिकुलर तरीके से। इक्वेशंस होती हैं अलग अलग तरीके की जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के, जो कि है फैक्ट्री लाइटिंग है, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, सैलरीज ऑफ फोरमैन है, एक्सेट्रा। तो ये सारी जो कॉस्ट है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो फैक्ट्री की लाइटिंग है वो आपकी नाइट टाइम में भी जरूरी है, हो सकता है दिन में भी जरूरी है। दिन में आपका प्रोडक्शन होता हो, रात में ना होता हो, तो जो भी फैक्ट्री की लाइटिंग है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन हो या तो वो डायरेक्टली हेल्प करें आपकी जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में, नहीं। कोई भी फैक्ट्री बिल्डिंग है वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट रहेगी, क्योंकि आपको फैक्ट्री बिल्डिंग चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, आप चाहे उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाओ, उसमें आपका मशीन लगा के फिनिश प्रोडक्ट बनाइए, नहीं बनाइए, डजंट मैटर। जो आपके फोरमैन होंगे उनकी सैलरीज आपको देनी पड़ेगी चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होती है। नाउ अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट बेसिस की, एंड दैट इज द वेरिएबिलिटी विच चेंजेस इन आउटपुट। तो अलग अलग आउटपुट लेवल पर आपका क्या है, अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है, अलग अलग वैरायटी की कॉस्ट अवेलेबल होती है हमारी। तो चेंजेस होते हैं जब भी कॉस्ट में, तो वो आपकी वेरिएबिलिटी वाली कॉस्ट कहलाती हैं। तो वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस बेसिस पर आपकी 4 अलग अलग तरह की कॉस्ट अवेलेबल है। कौन कौन सी कॉस्ट है, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। तो सबसे पहले आती है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, दीज आर दोज कॉस्ट व्हिच रिमेन फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो ऐसी कॉस्ट जिनका आउटपुट के वॉल्यूम में चेंज से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो आपकी फिक्स कॉस्ट कहलाती हैं। फिक्स कॉस्ट जैसा कि नाम है वो फिक्स रहती हैं, फर्क नहीं पड़ता आपका आउटपुट बढ़े या घटे, कोई भी चेंज आता है आपके आउटपुट के वॉल्यूम लेवल में तो फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या है फिक्स कॉस्ट के, रेंट एंड लीज, सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, सैलरीज ऑफ स्टाफ, एक्सेट्रा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा। रेंट एंड लीज, सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, सैलरीज ऑफ स्टाफ, एक्सेट्रा, दीज आर फिक्स कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट सेकंड हमारी टाइप ऑफ कॉस्ट होती हैं जो कि बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी में आती हैं।
अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो फिक्स कॉस्ट के जस्ट अपोजिट होती हैं। तो दीज आर दोज कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली और ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेटली with the level of output. When volume of output increases, total variable cost also increases, and when volume of output decreases, the variable cost also decreases. तो ऐसी कॉस्ट जो आपके आउटपुट के वॉल्यूम में चेंजेस के साथ चेंज होती रहती हैं, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती हैं। ये वेरिएबल है क्योंकि ये डायरेक्टली वेरी करती हैं आपके लेवल ऑफ आउटपुट से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपका आउटपुट लेवल बढ़ता है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ योर आउटपुट लेवल इंक्रीजेस, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी, और जब आपके आउटपुट का वॉल्यूम घटेगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी घट जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं लेवल ऑफ आउटपुट से। तो वॉल्यूम जो भी होगा आपके आउटपुट का, वो आपका डिसाइड करेगा कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होंगी। अगर आप अपना आउटपुट का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाएंगी, और जब आपका आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब कौन कौन सी तरह की कॉस्ट आती हैं वेरिएबल कॉस्ट में, तो उसमें आती हैं डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, पावर, कमीशन ऑफ सेल्समैन एक्सेट्रा। अब बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल की, या रॉ मटेरियल जो होता है आपका, जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ही आपको रॉ मटेरियल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। कम प्रोडक्शन का मतलब कम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। वेजेस, आप जितना काम करवाएंगे उतना आप पे करेंगे अपने लेबर को। पावर, गाइस आपके खुद देखिए, अगर मशीन चलेगी नहीं तो आपका बिल नहीं आएगा। ठीक है, फिक्स जो चार्जेस हैं वो आएंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी अगर आपका पावर कंजम्पशन का कम होगा। अगर आप कोई सेल्समैन है जिसको आप कमीशन दे रहे हो, अगर वो सेल्स ही नहीं करेगा तो कमीशन कैसी देंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी ऑफ कॉस्ट विच इज अवेलेबल इन दी वेरिएबिलिटी बेसिस। तो वेरिएबिलिटी के बेसिस पर आपकी थर्ड टाइप की कॉस्ट आती है, जो कि है सेमाई वेरिएबल कॉस्ट और सेमाई फिक्स कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जो या तो आपकी पार्शियली वेरिएबल होंगी या फिर पार्शियली फिक्स कॉस्ट होंगी। So these are those costs which are partly fixed and partly variable. These are the costs which do vary but not in direct proportion to output. तो ऐसी cost जो आपकी क्या होती हैं, हाफ तो फिक्स्ड होती हैं और हाफ वेरिएबल होती हैं, ऐसी cost आपकी सेमी वेरिएबल cost या फिर आप सेमी फिक्स cost बोल सकते हैं। और ये जो cost होती हैं, ये आउटपुट के लेवल के साथ चेंज तो होती हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट के या सेमी फिक्स कॉस्ट के, वो होते हैं टेलीफोन बिल्स, पावर कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एक्सेट्रा। अब टेलीफोन के जो बिल आते हैं वो क्या होता है, एक आपका फिक्स चार्ज होता है, चाहे आप उसको यूज करें ना करें आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर मान लीजिए आपके फिक्स चार्ज में लिमिट होती है कि आप 1,000 कॉल कर सकते हैं, 2,000 कॉल कर सकते हैं, उसके बाद की जो भी कॉल होंगी उन पे आपको पर कॉल के हिसाब से चार्जेस पे करने हैं। तो ये पहले होता था, जो टेलीफोन्स होते थे, अभी भी बहुत से हाउसेस में यूज होते हैं, लेकिन जब से स्मार्टफोन चले हैं तो द यूजेस ऑफ टेलीफोन्स इन होम हैज बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। पावर कंजम्पशन की बात करें तो आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर देखा हो तो आप देख सकते हैं उसमें कि आपके दो तरह के चार्जेस होते हैं उसमें, एक आपका होता है पर यूनिट के बेसिस पर और एक होता है फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या है, अब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है घर में वो कैसा है, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है, सेमी फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स है, ये भी आपके क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल्स है। नाउ बात करेंगे अपने फोर्थ टाइप की कॉस्ट जो कि हमारी वेरिएबिलिटी बेसिस पर काउंट की जाती है, और वो है स्टेप कॉस्ट और स्टेयर स्टेप कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, स्टेप कॉस्ट और स्टेयर स्टेप कॉस्ट, आप में से बहुतों ने सुना भी नहीं होगा इस कॉस्ट के बारे में। तो क्या होती है स्टेप कॉस्ट और स्टेयर स्टेप कॉस्ट, लेट्स टॉक अबाउट। सो दोस कॉस्ट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स or the capacity of a service are known as step cost और stair step cost। तो ऐसी cost जो कि आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी सर्विस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इनकर की जाती हैं, वो आपकी स्टेप कॉस्ट या फिर स्टेयर स्टेप कॉस्ट कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, मान लीजिए एक सुपरवाइजर है जो कि लगभग 20 वर्कर्स को एक पर्टिकुलर शिफ्ट में सुपरवाइज कर सकता है। अब आपने मान लीजिए इसके अलावा 20 नए वर्कर्स को हायर किया, तो अब एक सुपरवाइजर मैक्सिमम 20 वर्कर्स को हायर कर सकता है। तो एडिशनल अगर 20 वर्कर्स आ गए तो उसके लिए एक और आपका सुपरवाइजर की जरूरत होगी। अगर आप एक सुपरवाइजर हायर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो
पेमेंट है फोरमैन का या सुपरवाइजर का वो भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो एडिशनल कॉस्ट है अपने, चाहे वो फिक्स्ड एसेट की हो या फिर आपके वेरिएबल एसेट्स की हो, तो जब आपको करनी पड़ेगी ऐसी कोई भी कॉस्ट इनकर, तो वो आपकी स्टेप कॉस्ट या फिर स्टेयर स्टेप कॉस्ट होगी। यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए, एक स्टेयर चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और एफर्ट डालना पड़ेगा और कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो सच कॉस्ट वुड बी द स्टेप कॉस्ट और द स्टेयर स्टेप कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए, एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा वो आपकी स्टेप कॉस्ट कहलाएगी। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।